स्टार्ट करेंगे। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, शॉर्ट में टाका बोलेंगे इसको। एंड एग्जाम में आपको टाका नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए टाका लिया है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, शॉर्ट में इसको एडीआर बोलेंगे। तो ये एडीआर क्या होता है? तो एडीआर मींस रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम, मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है, कोर्ट में नहीं जाना है। एंड द एम इज टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू लिटिगेशन। कोई भी टाइप का कोर्ट कचहरी का केस अपने को नहीं चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव टू दैट लिटिगेशन वुड बी एडीआर। क्या क्या होते हैं एडीआर में? तो मोस्ट कॉमन मेथड्स में है आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। एंड उनके अलावा कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है, ओम्बुड्समैन है, केस इवैल्यूएशन है एंड न्यूट्रल फैक्ट फाइंडिंग है। आर्बिट्रेशन में नॉर्मली क्या होता है? एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट होता है। मीडिएशन में ऐसा होता है कि जो मीडिएटर है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है दो पार्टीज को, एंड दो पार्टीज अपने आप सोल्यूशन पे आती है। कंसिलिएशन में क्या होता है? तो कंसिलिएटर जो है वो पार्टीज का सेटलमेंट देखता है, मतलब कि आउटकम जो रहेगा वो एक सेटलमेंट के पॉइंट में होगा, विन विन सिचुएशन के टाइप में होगा। फिर नेगोशिएशन होता है, तो वन ऑन वन डिस्कशन। ओम्बुड्समैन होता है, बहुत सारे एक्ट में एक ओम्बुड्समैन, एक पर्सन अपॉइंट किया गया होता है जो सारे कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है। फिर केस इवैल्यूएशन एंड न्यूट्रल फैक्ट फाइंडिंग है, नॉर्मली एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है और वो इवैल्यूएट करके एक सोल्यूशन देता है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ये एडीआर के? तो पहला एडवांटेजेस ऑफ एडीआर, लो कॉस्ट होता है। ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, लॉयर्स वगैरह का कॉस्ट जो होता है इसमें थोड़ा कम लगता है। हाईली फ्लेक्सिबल है, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आर्बिट्रेटर को भी आप ही अपॉइंट करते हो, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी आप ही डिसाइड करते हो, वगैरह वगैरह, तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। हायर कॉन्फिडेंशियलिटी है यहाँ पर, कोर्ट में, खुले कोर्ट में आके लोग बैठते भी है, सुनते भी है सब कुछ, यहाँ पर कोई भी आके सुनने नहीं वाला है, इट इज कॉन्फिडेंशियल। हाई चांसेस ऑफ सेटलमेंट है एंड क्विक चांसेस ऑफ सेटलमेंट है यहाँ पर। एंड चॉइस ऑफ फोरम एंड सोल्यूशन मिलता है, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप ये फोरम का मतलब बेसिकली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर, आप ही खुद डिसाइड करो, एंड वो लोग जो सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो भी आप डिसाइड करो। बट हाँ, दोनों पार्टी को सारे डिसीजन साथ में यूनानिमसली लेने पड़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो वही है कि इट विल रिक्वायर कोऑपरेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टी हाँ बोले तो हाँ, दोनों पार्टी ना बोले तो ना, बट एक हाँ बोले एक ना बोले तो इशू हो जाएगा। इट विल लैक द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरिम मेजर्स। नॉर्मली कोर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको इंटरिम मेजर वगैरह मिलता है, टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, अगर कोई भी ऐसा हार्डशिप वगैरह होता है तो यू कैन गो फॉर दैट। बट यहाँ पर आर्बिट्रेटर आपको कोई भी इंटरिम मेजर नहीं देने वाला। फिर डिफिकल्टी टू एनफोर्स द फाइनल आउटकम। नॉर्मली अगर एक कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर होता है ना तो वो जल्दी से एनफोर्स हो जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट। तो इसमें कंप्लेंट वगैरह फाइल करो, देन यू गो टू द कोर्ट, बहुत सारा लंबा लंबा प्रोसीजर्स है। एंड नो अपील्स यूजुअली, नो चैलेंजेस, नो अपील्स, बट हाँ थोड़े केसेस है जिसमें चैलेंज अलाउड है, जिसमें रिव्यू अलाउड है। 7 ग्राउंड है, सेक्शन 34 में पढ़ेंगे। फिर प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या क्या है डीलिंग विद एडीआर इन इंडिया? तो 3 है। पहला है टाका 1996 जो अपने सिलेबस में है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 नॉट इन सिलेबस, एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 अगेन नॉट इन सिलेबस। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट अगर याद होगा तो इसमें लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट है फॉर पुअर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड ये सब लॉयर्स का खर्चा वगैरह, उनके लिए लोक अदालत फॉर्म की जाती है कोई भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये सारा वो LSAA 1987 एक्ट में आता है। नेक्स्ट, एक केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का in Salem Advocate Bar Association of Tamil Nadu versus Union of India. Supreme Court directed that all courts shall direct the parties to use ADRs like arbitration, conciliation, mediation वगैरह वगैरह। मतलब कोर्ट्स भी इसको रेकग्नाइज करते हैं कि कभी भी कोई भी केस चलता होगा तो ये कोर्ट है ना दोनों पार्टीज को बोलेगा कि अगर आपको टाइम बचाना है तो यू प्लीज गो फॉर आर्बिट्रेशन, ये भी चलेगा। फिर वो लोग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे एंड दे कैन स्टार्ट आर्बिट्रेशन इमीडिएटली। सेक्शन 1 बोलता है टाका एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर and it came into force with effect from 22nd August 1996। जो साल में ये पास हुआ है वही साल से वो एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट,
आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन है तो इट इज अ मेथड ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी सिलेक्टेड बाय द पार्टीज इन डिस्प्यूट हु रेंडर्स अ फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन। मतलब ऐसा मेथड है जिससे डिस्प्यूट सॉल्व होने वाला है। कौन सॉल्व करेगा? तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है। कौन उसको सिलेक्ट करता है? तो जो पार्टीज लड़ रही है वही सिलेक्ट करेंगी एंड जो भी ये डिसीजन देगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। फिर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का एक डेफिनेशन हमने देखा था। तो अगर शॉर्ट में देखें तो ऐसा है कि एक पार्टी जो है वो इंडिया का और एक पार्टी जो होगा वो बाहर का। तो ऐसा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज एन इंडिविजुअल हु इज नेशनल ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया, या बॉडी कॉर्पोरेट है फॉर्म्ड इन अ कंट्री अदर देन इंडिया, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स whose central management or control is exercised from a country other than India, या गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया, या फॉरेन गवर्नमेंट। तो अगर एक पार्टी इसमें से कोई भी होगा एंड एक ऑफ कोर्स इंडियन पार्टी होगा तो उसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बोलते हैं। बहुत सारे सेक्शंस में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ऑल पार्टीज विल अपॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर, कोई भी नाम से बोल सकते हो। एंड ये क्या करेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर्स? तो दे विल कंडक्ट एडजुडिकेशन, मतलब कार्रवाई वगैरह करेंगे एंड मेक एन आर्बिट्रल अवार्ड दैट इज नोन एज द फाइनल डिसीजन। फीचर्स क्या क्या है? तो ये उसका फ्लो चार्ट है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेटर, कॉन्फिडेंशियलिटी, आर्बिट्रल अवार्ड्स, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन थोड़ा नया है, पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर, फाइनलिटी ऑफ आउटकम एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। ये टोटल इतने 8 फीचर्स है। नॉर्मली आईसीआई ऐसे एग्जाम में नहीं पूछती कि जस्ट नोट डाउन द फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, बट अगर इन केस आ भी गया, कोई ऐसा फॉर्चुनेट अटेम्प्ट होगा, तो ये फ्लो चार्ट याद रखने का, 8 का 8 पॉइंट में एक एक लाइन लिख के आ जाने का। फटाफट नीचे एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक फीचर है। Arbitration can't take place without the consent of parties. It cannot take place without the consent, मतलब consensus ad idem करके एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर दोनों पार्टीज अग्री करते हैं आर्बिट्रेशन में जाना है तो ही वो वैलिड होगा। कंसेंट इज कंटेन्ड विद इन एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। ये जो अग्रीमेंट बनता है उसमें कंसेंट क्लियरली दिखना चाहिए। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये उसका नेक्स्ट फीचर है। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है? रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स जस्ट लाइक अ जज ऑफ द कोर्ट डज। Parties choose arbitrators that are neutral, impartial and independent. फिर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एक नया पॉइंट था। सीट का मतलब क्या होता है? इट इज द लीगल सिस्टम दैट वुड सुपरवाइज द आर्बिट्रेशन टू एंश्योर दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद। तो बेसिकली हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर इंडिया को हम सीट मानते हैं तो जो इंडियन लॉज है दैट विल बी एप्लीकेबल एंड द इंडियन कोर्ट्स विल हैव द अथॉरिटी टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट और असिस्टेंस और टू हियर अपील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब नॉर्मली अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा ना तो आपको सीट ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड करना है पहले कि हाँ अगर कोई भी दिक्कत आती है तो या तो हम इंडिया का लॉ मानेंगे या तो हम लंदन का लॉ मानेंगे। तो दैट लीगल सिस्टम या तो इंडिया या तो लंदन इज नोन एज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है और आपने लेट्स से इंडियन लॉ या इंडियन सीट माना है तो इंडियन कोर्ट्स को क्या रूल फॉलो करना है? इंडियन लॉ का रूल फॉलो करना है। तो इंडियन लॉ बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वगैरह उसमें काम आ जाता है। फिर पार्टी ऑटोनॉमी था, तो फ्रीडम टू चूज, बेसिकली पार्टीज कैन चूज विच लॉ टू बी अप्लाइड। नॉर्मली अगेन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में 2 कंट्री के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो पार्टीज डिसाइड करेंगी कौन सा करना है। या दे कैन ऑल्सो डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ हियरिंग शुड बी हेल्ड, रिटन या ओरल। जो भी डिस्कशन वगैरह होते हैं, हियरिंग्स होती है, उसको क्या रिटन रखना है, ईमेल के थ्रू रखना है, ओरली रखना है, फोन पे रखना है, व्हाटएवर द केस इज, दे हैव द पार्टी, दे हैव द राइट टू चूज। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फाइनलिटी ऑफ आउटकम। तो फाइनलिटी ऑफ आउटकम का मतलब क्या होता है? यूजुअली नो अपील्स आर अलाउड अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड, हाउएवर इट कैन बी सेट असाइड इन केसेस लाइक इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या पार्टीज इनकैपेसिटी, माइनर अनसाउंड वगैरह। इंडिपेंडेंस ऑफ आर्बिट्रेटर, शायद वो बायस्ड या इम्पार्शियल होगा किसी के टूवर्ड्स वगैरह वगैरह, सॉरी नॉट इम्पार्शियल, पार्शियल। एंड अनफेयर प्रोसीजर इज फॉलोड, पूरा का पूरा टाका जो है वो फॉलो नहीं किया होगा तो। एंड देयर आर अदर ग्राउंड्स, टोटल 7 ग्राउंड्स है, तो इट कैन बी सेट असाइड, मॉडिफाइड वगैरह वगैरह इन दीज केसेस।
फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट आता है, तो व्हाटएवर हैपेंस इन आर्बिट्रेशन रिमेन्स प्राइवेट अमंग्स द पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर्स, बाहर किसी को भी खबर नहीं पड़ने वाली है। फिर एक फीचर है आर्बिट्रल अवार्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डिसीजन पास बाय द आर्बिट्रेटर। और एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड है, तो एनफोर्समेंट में ऐसा है कि अगर कोई लेट्स से इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन चल रहा है, एक कंट्री से आपको दूसरे कंट्री में एनफोर्स करवाना है, तो इट विल बी इजी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होगी तो basically it says it is easier to enforce an award in foreign nations as compared to a court judgment since it happens via international treaties। तो दो कंट्री के बीच में अगर ट्रीटी होगी तो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जो रहेगा वो इजी टू एनफोर्स होगा, वरना अगर ट्रीटी नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स। फिर लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के बीच में एक डिस्टिंग्विश हमने देखा था, ऐसा होता है लिटिगेशन टेक्स प्लेस एज एट अ कोर्ट, आर्बिट्रेशन का प्लेस जो है वो पार्टीज डिसाइड करती है। लिटिगेशन में अ जज इज असाइंड बाय द कोर्ट, जो डिसीजन देगा, यहाँ पर पार्टीज विल चूज देयर आर्बिट्रेटर। प्रोसीजर फॉलोड बाय द कोर्ट इज फिक्स्ड बाय सीओसीपी एंड अदर रूल्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर पार्टीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू अडॉप्ट एनी प्रोसीजर। पब्लिक कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स, arbitration में proceedings are very confidential and appeal is allowed up to supreme court। यहाँ पर arbitration में normally no appeals है, but of course exceptions है, 7 grounds under section 34। okay, फिर arbitration इंडिया में कैसा है, तो arbitration in India is governed by टाका 1996 and Indian Contract Act 1872। अथॉरिटीज क्या क्या है टाका के अंडर, तो तीन टाइप के जुडिशियल अथॉरिटीज है, कोर्ट है जो सेक्शन 2E में डिफाइन किया है, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये तीन टाइप की अथॉरिटीज होती है जिनके पास आप जा सकते हो फॉर हेल्प। पहला जुडिशियल अथॉरिटीज क्या होता है, तो जुडिशियल अथॉरिटीज जो है एक फेमस केस लॉ है SBP वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि judicial authority is not defined in the act first of all, but it says it includes a court defined under section 2E, जो अपना यहाँ पर next point आएगा, other courts and even a special tribunal like a consumer forum। तो कोई भी टाइप का ट्रिब्यूनल या कोर्ट है, बेसिकली सारे के सारे जुडिशियल अथॉरिटी हो गए, इवन दोज जिसको हम क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज या स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। जैसे कोई भी एक्ट में कोई भी टाइप का ट्रिब्यूनल वगैरह होगा, क्वाजी जुडिशियल मतलब सेमी जुडिशियल अथॉरिटी जो कोर्ट जैसा काम करता है बट कोर्ट नहीं है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स, वो सारे यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटीज में कवर हो जाते हैं। एवरी कोर्ट इज अ जुडिशियल अथॉरिटी बट एवरी जुडिशियल अथॉरिटी इज नॉट अ कोर्ट। क्यों? क्योंकि जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसमें कोर्ट तो सिर्फ एक ही पार्ट है, इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल्स है, इसके साथ साथ वो कंज्यूमर फोरम है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारा अलग अलग इंक्लूजन्स है, तो JA जुडिशियल अथॉरिटी इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। फिर सेक्शन 2E में कोर्ट को डिफाइन किया है, तो फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट का मतलब होता है हाई कोर्ट, एंड अदरवाइज मतलब कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो कोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आपको याद होगा तो चैलेंजेस का जब भी हम पढ़ रहे थे, जब भी किसी को कोई अवार्ड के अगेंस्ट चैलेंज वगैरह करना होता है, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है तो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, बट डोमेस्टिक होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज होगा, एंड उसके आगे अगर जाना है तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो जो बेयर एक्ट वगैरह होता है उसमें सिर्फ कोर्ट लिखते हैं ये लोग, बट फिर सेक्शन 2E बोलता है कि जिधर जिधर कोर्ट लिखा है ना उसको आपको ऐसे पढ़ना है एज इफ अगर इंटरनेशनल कमर्शियल है तो हाई कोर्ट एंड अदरवाइज रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर नेक्स्ट जुडिशियल अथॉरिटीज हो गया, कोर्ट हो गया, और अब नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय देम। बेसिकली यहाँ पर टास्क क्या है, अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर। अगर किधर भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का नौबत आ गया तो पार्टीज कहां पर जाएंगी, तो बेसिकली पार्टीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट या तो सुप्रीम कोर्ट कैन डेजिग्नेट द टास्क टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन। हम जब भी आगे आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें ये लिखा है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट करने नहीं हो रहा है या कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो सेक्शन
11 में एक सोल्यूशन लिखा है। सेक्शन 11 में क्या बोला है कि कोई भी ऐसा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, ये वाला जो पॉइंट है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो रहेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है ये टास्क, उसमें आप जा सकते हो फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, या तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसके लिए आप जा सकते हो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रहेगा तो नॉर्मली ये रूल क्या बोलता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंट, एंड अदरवाइज रहेगा तो हाई कोर्ट विल अपॉइंट। बट एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या किया, डेजिग्नेट कर दिया है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। बहुत सारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होता है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट उनका लिस्ट वगैरह निकालती रहती है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक अच्छा केस लॉ दिया है, AK बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा था, फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट बी डीबार्ड टू कम टू इंडिया and conduct arbitration for disputes related to international commercial arbitration। मतलब अगर international commercial arbitration है तो बाहर के lawyers भी यहाँ पर आ सकते हैं arbitration के लिए। बट ये केस के बाद एक्ट को अमेंड कर दिया, उसके बाद ऐसा एक रूल डाल दिया कि कोई भी नेशनैलिटी यहाँ पर चलेगी। तो नाउ दिस केस लॉ डज नॉट होल्ड गुड क्योंकि एक्ट को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट, फिर हमने देखा था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में हमको इतना सारा पढ़ना है, डेफिनेशन, टाइप्स, प्रिंसिपल्स, रिक्वायरमेंट्स, टर्मिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, तो सेक्शन 2(1) भी बोलता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मींस एन अग्रीमेंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है, देखो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मींस एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in a defined legal relationship। बेसिकली क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं, तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेज वगैरह, उसमें या तो सारे या तो थोड़े डिस्प्यूट्स जो प्रेजेंटली है इन्वॉल्व, मतलब प्रेजेंटली वो डिस्प्यूट चल रहा है या आगे जाके फ्यूचर में डिस्प्यूट आएगा, अगर वो डिस्प्यूट्स का आपको रेफर करना है तो कौन से अग्रीमेंट के थ्रू आप ये करोगे आर्बिट्रेशन, दैट अग्रीमेंट इज नोन एज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। AA मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी सेक्शन 7 का ही है, सेक्शन 7 का फर्स्ट पॉइंट ये था, अब ये सेकंड पॉइंट है। तो AA मस्ट बी इन राइटिंग, A इज इन राइटिंग if it is contained in a document signed by the parties or in an exchange of letters, telegram, telex वगैरह, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये सारी, इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जैसे ईमेल वगैरह, विच प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट। कोई भी टाइप का ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें रिकॉर्ड रहता है उसको हम क्या मानेंगे, राइटिंग में मानेंगे। नेक्स्ट, a reference to a contract or document having arbitration clause also constitutes an AA if the contract is in writing and if the reference is such as to make that arbitration clause a part of the contract। अब ये इंग्लिश थोड़ा बहुत हाई लेवल का लिखा है, यहाँ पर लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये ऐसा बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपने एक रेफरेंस दिया एक कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑलरेडी बना लिया, उसमें एक रेफरेंस दिया कि भाई जो भी होगा ना डिस्प्यूट वगैरह या कोई भी टाइप का टर्म्स एंड कंडीशंस होगा ना, वो XYZ इंस्टीट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था और ये केस लॉ भी था, ग्रुप शिमिक टूनिसन SA वर्सेस सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हुआ था, तो एक पार्टी ने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर परचेजिंग हाई क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम अदर पार्टी। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है इनवॉइस बेसिकली। तो परचेज ऑर्डर नोटेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी एज पर FAI फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कोई भी टाइप का ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन जो FAI में होता है वही सेम हम फॉलो करेंगे, ऐसा लिखा था। फिर पता चला क्लॉज 15 ऑफ FAI's टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली आपने जो परचेज ऑर्डर या इनवॉइस में जो रेफरेंस दिया होगा दैट वी विल फॉलो FAI's टर्म्स एंड कंडीशन, एंड FAI में लिखा है कि हाँ आर्बिट्रेशन अलाउड है, तो कैन यू गो फॉर आर्बिट्रेशन, इज दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड? तो आंसर इज यस, इट इज अ वैलिड रेफरेंस फॉर AA टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये चलेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है कि दो वे हो सकता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन अ फॉर्म ऑफ अ सेपरेट अग्रीमेंट। तो जो अपना नेक्स्ट आंसर है सेम सिमिलर है। टाइप्स ऑफ AA क्या होता है, तो एक होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एंड एक होता है सबमिशन अग्रीमेंट जो अलग से बनता है बाद में।
तो आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है इट इज इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी फ्यूचर डिस्प्यूट्स। मतलब आज अगर पार्टनरशिप फॉर्म हमने बना लिया तो आज के आज अपने पार्टनरशिप डीड का लास्ट पॉइंट में हम आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देंगे कि आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो तो वी कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन। बट सबमिशन अग्रीमेंट क्या होता है? तो बेसिकली डिस्प्यूट नॉर्मली है ना एग्जिस्टिंग होता है, मतलब आज डिस्प्यूट आ गया, अब हम दोनों पार्टीज मिलके एक अग्रीमेंट करेंगे कि हाँ भाई हम है ना आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो यस दैट इज नोन एज सबमिशन अग्रीमेंट और अ सेपरेट अग्रीमेंट। फिर जनरल प्रिंसिपल्स क्या होता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के? पहला प्रिंसिपल है एए इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल अंडर लॉ। मतलब बेसिकली वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, इट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर एए जो है उसमें कंसेंसस एड इदम, मतलब बेसिकली कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज विल बी नीडेड एंड क्लियरली इंडिकेट करना है, वेगली नहीं करना है। फिर आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो ऐसा है वंस द पार्टीज हैव अग्रीड टू गो फॉर आर्बिट्रेशन then neither of the parties can unilaterally proceed to the court for litigating the matter। मतलब अगर एक बार जो कमिटमेंट कर दिया कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे तो फिर एक पार्टी कोर्ट नहीं जा सकता। चलो अगर गया भी तो क्या होगा? तो इफ वन पार्टी गोज टू द कोर्ट देन दैट पार्टी will be referred to arbitration if the other party requests the court for the same। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है? अगर दो लोग लड़ रहे हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई, एंड इसमें से एक्स जो है वो कोर्ट गया है, एक्स एंड वाई ने ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर लिया है, बट फिर भी एक्स कोर्ट में जाता है, तो अगर ये जो वाई है ये वाई कोर्ट को आके बोलता है कि मेरे को आर्बिट्रेशन ही करना है, तो आर्बिट्रेशन फाइनल। अगर वाई आके बोलता है ये कोर्ट को कि हाँ चलो हमको है ना लिटिगेट करना है, तो फिर लिटिगेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्टी के ऊपर डिपेंड कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो है ही। तो अगर दोनों पार्टी बोलते हैं कोर्ट जाना है तो ठीक है, अगर दोनों पार्टी नहीं एक डिसीजन पे आ सकते तो आर्बिट्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी करके एक मस्त कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा लिखा है इसमें, द आर्बिट्रेशन क्लॉज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट अग्रीमेंट दैट इज सेपरेबल फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों सेपरेबल है। इट मीन्स दैट आर्बिट्रेशन would not be rendered invalid even if the principal contract was invalid। मेन कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा तो भी आर्बिट्रेशन जो है वो तो वैलिड ही रहेगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ए एंड कॉन्ट्रैक्ट आर इंडिपेंडेंट, दिस इज नोन एज लीगल फिक्शन। इसको हम लीगल फिक्शन मानते हैं, मतलब कि एक ही डॉक्यूमेंट है बट उसका दो पार्ट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। कंपिटेंसी टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब arbitrator can rule on its own jurisdiction even if it involves a question of validity of the main contract। मतलब arbitrator shall determine the validity of the main contract also। तो dispute वगैरह तो settle करना ही है नो डाउट, बट पहले डिसाइड करो कि ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है कि नहीं है। फिर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है वैलिड ए के लिए? अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किए तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा एंड यू कैन चैलेंज दैट या यू कैन सबमिट दैट फॉर रिव्यू एट अ कोर्ट अंडर सेक्शन 34 जिसमें 7 ग्राउंड्स लिखे थे। तो पहला रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इन राइटिंग इवन दो द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ओरली। ये ए जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज शुड बी वेरी मच क्लियर एंड नॉट वेग। इसमें एक एग्जांपल था पार्टनरशिप फॉर्म के आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा था, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग ड्यूरिंग द पार्टनरशिप शैल बी म्यूचुअली रिजॉल्व्ड बाय द पार्टीज और shall be referred for arbitration if the parties so determine। देखो ऑप्शन लिखा है उसमें, या तो म्यूचुअली रिजॉल्व करेंगे या तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे अगर पार्टीज को लगा तो। It is not a valid AA since there is no clear consent for arbitration। क्लियर क्या होना चाहिए ऐसा लिखने का कि parties will refer the disputes for arbitration। सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में लिखना है। फिर डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स पहले आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बाद ही आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो। तो लीगल होना चाहिए। बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज जो होता है कैन नॉट बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, कैन नॉट बी सबमिटेड फॉर आर्बिट्रेशन। फिर फाइनल एंड बाइंडिंग होना चाहिए। ये जो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है उसमें आपको ऐसा डिसाइड करना है कि जो भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा उसका जो भी राइट्स डिटरमाइन होगा या जो भी अवार्ड वगैरह पास होगा दैट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ये भी आपको उसमें डिसाइड करके रखना है, अग्री करके रखना है। फिर एक एग्जांपल लिया था इसमें कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का। इसमें ऐसा है वो लोग लिखते हैं कि एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट वगैरह शैल बी रेफर टू द चीफ आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैंडलिंग द वर्क ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही किसी आदमी को
ये रेफर करने का बात कर रहे हैं। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज का झगड़ा हो रहा है और वो लोग जो झगड़ा है वो किसको रेफर कर रहे हैं, तो एक दूसरे किसी एम्प्लॉय को जो उनके साथ काम करता है। तो क्वाइट पॉसिबल इट कैन बी बायस्ड। तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को डिसाइड करो जो इन्वॉल्व ही नहीं है ये मैटर में। तो ये केस में वो क्या हो जाएगा, इट इज इट अ वैलिड ए, तो आंसर है नो, द आर्बिट्रेटर इज नॉट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो ये इनवैलिड हो सकता है एंड इट कैन बी चैलेंज्ड। फिर एक था रिक्वायरमेंट, रादर रिक्वायरमेंट नहीं है ये, स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे मियर यूज लाइक आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर विल नॉट मेक इट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। मतलब आप ऐसे ही वर्ड यूज करोगे ना, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर वगैरह, तो वो वैलिड नहीं बन जाएगा। यू हैव टू फॉलो द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो एंड यूजेज ऑफ सच वर्ड्स इज नॉट मैंडेटरी। मतलब ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने ही है। अगर आप आर्बिट्रेटर वर्ड यूज नहीं भी करो तो भी वो वैलिड हो जाएगा। यू कैन राइट कि दीज गाइज विल सबमिट इट फॉर आर्बिट्रेशन लेट्स से टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। आपने आर्बिट्रेटर ये वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्प्यूट, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर डिस्प्यूट। झगड़ा नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा। फिर है आर्बिट्रेबिलिटी होना चाहिए। तो बेसिकली डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए। थोड़े डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें एक्सक्लूसिवली है ना कोर्ट का काम होता है, तो वो सारे नॉन आर्बिट्रेबल मैटर्स होते हैं। जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे कोई, मैट्रिमोनियल मैटर्स, शादी डिवोर्स वगैरह का, गार्डियनशिप मैटर्स जिसमें लीगल गार्डियन कौन है, कस्टडी कौन रखेगा वगैरह लिखा होता है, टेस्टामेंटरी मैटर्स, विल या सक्सेशन, किसी के डेथ पे प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी वगैरह वगैरह, वो सारे मैटर्स। फिर मॉर्गेज सूट टू सेल कोलैटरल प्रॉपर्टीज, कभी भी कोई भी गिरवी चीज को अगर आपको बेचना है, उसके लिए अगर कोई केस वगैरह फाइल करना है, तो अगेन यू कैन नॉट कम फॉर आर्बिट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नेचर का। तो पार्टीज मस्ट साइन द ए इवन इफ इट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपको साइन करना है, बट एक एक्सेप्शन है, नो साइन इज नीडेड इफ द रिकॉर्ड ऑफ द अग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय टेलेक्स, ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली ईमेल या कोई भी टाइप का फैक्स होता है या टेलीग्राम वगैरह जो होता है, जो पुराना टेक्निक है, उससे साइन पॉसिबल ही नहीं था पहले। तो यहाँ पर बेसिकली साइन नहीं भी होगा तो चलेगा, एक एक्सेप्शन डाल दिया। ऑल्सो एक एग्जाम्पल लिख दिया है, ऑनलाइन टिकट परचेजेस बाय अग्रीइंग टू टर्म्स एंड कंडीशन मेक्स द एए वैलिड इवन विदाउट अ साइन। बेसिकली आप बुक माई शो, स्विगी, जोमेटो, कोई भी टाइप का आप अग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हो ना, तो उसमें लेट्स से आर्बिट्रेशन का क्लॉज लिखा होगा, तो आपने वो ऑलरेडी अग्री कर दिया है विदाउट साइनिंग, बिकॉज नॉर्मली ये सारे केसेस में साइन हो ही नहीं सकता, तो दैट इज ओके। फिर टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैसे होता है, तो 4 वेज है। पहला, बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। अगर सब पार्टीज ने अग्री किया कि अब ये अग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं तो ठीक है। फिर है टर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है वही टर्मिनेट हो गया, जैसे कि टर्मिनेट, डिस्चार्ज और रिप्लेस, तीनों आ गया इसमें। टर्मिनेट बेसिकली कैंसिल हो गया, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, ड्यूटीज दोनों पार्टी की खत्म हो गई, या रिप्लेस कर दिया, एक को आपने बंद करके एक नया सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, तो आपका जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट का, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का। बट अगर आपने ब्रीच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वोंट बी टर्मिनेटेड, इट विल स्टिल बी वैलिड। उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। फिर एक और है डेथ ऑफ पार्टीज, बट इंडिया के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इंडियन आर्बिट्रेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन कंटिन्यू द डिस्प्यूट, ऐसा रूल है। तो यहाँ पर इंडियन आर्बिट्रेशन के लिए नहीं, बट इन जनरल डेथ ऑफ पार्टीज होता है, तो कोई कोई देश में ये टर्मिनेट हो सकता है एग्रीमेंट। एंड लास्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ के हिसाब से अगर ये इनवैलिड बना दिया, कोई भी नया लॉ आता है और बोलता है कि ये डिस्प्यूट के लिए जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो अभी से इनवैलिड, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर एक हमने एग्जांपल लिया था एसी वाले का, शॉर्ट में बता देता हूँ क्या था ये। तो एक एसी वाला और एक उसका बायर रहेगा एसी का, उसने अग्रीमेंट एंटर किया कि हम मेंटेनेंस सर्विस का एक अग्रीमेंट करते हैं, वोल्टास जो है वो मुझे मेंटेनेंस का सर्विस देगा। पहला केस ऐसा हुआ कि 3 साल का टेन्योर बना था, तो आफ्टर 3 इयर्स जो है ये अग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बोथ आर टर्मिनेटेड। मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था एंड उसमें जो आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट था वो दोनों के दोनों टर्मिनेट हो गए। फिर केस 2 ऐसा है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 3 साल का अग्रीमेंट था ये, तो अगर सेकेंड ईयर खत्म हो गया, दे रिप्लेस द करंट अग्रीमेंट विद अ न्यू वन। करंट अग्रीमेंट जो था उसको अभी रिप्लेस कर दिया है, तो जो ओल्ड अग्रीमेंट था ना
उसका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अब इनवैलिड हो गया है। एंड जो नया अग्रीमेंट था, द न्यू अग्रीमेंट डज नॉट हैव एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, ऐसा लिखा है। तो बेसिकली जो नया अग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है नहीं, एंड जो ओल्ड अग्रीमेंट था जो अब रिप्लेस हो चुका है उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज जो था वो इनवैलिड हो चुका है। Thus, the main or the old agreement and its AA both won't survive. तो अब ये केस में क्या करने का, अगर नया अग्रीमेंट बना दिया है बट आर्बिट्रेशन क्लॉज उसमें नहीं डाला तो क्या करने का ये केस में, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया है। For disputes related to service as per the new agreement, arbitration can't be sought normally, but सोल्यूशन क्या है, एंटर अ सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। जो सबमिशन अग्रीमेंट करके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो अलग से एक अग्रीमेंट एंटर कर लो, ये वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर एक और केस था, वोल्टास ने अपना मेंटेनेंस सर्विस बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया 1 साल बाद, जबकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, या मिस्टर ए जो है उसको है ना क्वालिटी ऑफ सर्विस पसंद नहीं आया, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सिंपली नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और अगर लेट्स से मिस्टर ए ने ये टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो भी उसका जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है इट वोंट टर्मिनेट, इट इज स्टिल वैलिड। ये मैटर को आप आर्बिट्रेट कर सकते हो। ओके, फिर हमने आगे देखा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर, तो बहुत सारा चीज इसमें भी पढ़ना है, मीनिंग से शुरू करेंगे। An arbitrator or arbitral tribunal performs the function of a court's judge. जो कोर्ट का जज करता है वही ये करने वाला है। It will adjudicate or judge the dispute and pass an award, arbitral award या decision. अच्छा, अब अपॉइंटमेंट का केस है, तो बेसिकली अपॉइंटमेंट में 3 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर। हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, तो रूल है एनी पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर। The arbitrator enters into a contract with the parties to resolve the dispute. मतलब पार्टीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने वाला है। क्या माइनर बन सकता है आर्बिट्रेटर? द आंसर इज नो। क्या कोई पागल आदमी बन सकता है? द आंसर इज नो। क्या शाहरुख, सलमान, सनी कोई भी बन सकता है? हाँ चलेगा, सीएस लॉयर होने दो, शाहरुख सलमान होने दो, डॉक्टर इंजीनियर होने दो, चलेगा। अगर कोई फिल्म लाइन में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो यस यू कैन गो टू शाहरुख खान ऑल्सो, चलेगा। तो कोई भी बन सकता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स क्या होना चाहिए, तो अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टिंग है, एग्जाम में अपने को दोनों लिखना है। पहले सेक्शन 10 कुछ बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है कि ऑल पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बट सच नंबर शैल नॉट बी इवन। तो सेक्शन 10 बोलता है कि इवन नहीं रखना है। फेलिंग दैट का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन। अगर पार्टीज डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कितना नंबर वगैरह सिलेक्ट करना है तो कितना होगा, सोल आर्बिट्रेटर, मतलब कि एक ही आर्बिट्रेटर यहां पर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है फ्री टू डिटरमाइन एज मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एज यू वांट बट इट शुड नॉट बी इवन। और लेट्स से तुमने डिटरमाइन नहीं किया कि कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं, तो कितना होगा आर्बिट्रेटर, 1 आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर होगा। फिर एक केस था सुप्रीम कोर्ट, नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज प्रसाद लोहिया। इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स इज एन एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी, ये उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसने क्या बोला था कि इट इज पॉसिबल दैट इवन नंबर, मतलब एग्जांपल 2 आर्बिट्रेटर्स है, मे ऑल पास द सेम डिसीजन, मतलब के टाई नहीं होगी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। या अगर 4 आर्बिट्रेटर है तो 3 ने हाँ बोला, 1 ने ना बोला, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये जो डिसीजन दिया है वो अब इन प्रैक्टिकल लाइफ यू कैन यूज दैट, बट एग्जाम में क्या करना है, अपने को दोनों लिखना है। ओके, फिर एक पॉइंट है पार्टीज हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स। अब व्हाइल अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर्स क्या क्या आपको माइंड में रखना है, तो फीस आपको माइंड में रखनी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर है, फिर टाइम रिक्वायर्ड है, ड्यूरेशन ऑफ द सेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स को आप देख के डिटरमाइन करो कितने अपॉइंट करने हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, फिर आता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। तो क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे आपको आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो, पार्टीज हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द प्रोसीजर। मोस्ट कॉमन ये 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला, पार्टीज विल जॉइंटली अपॉइंट, पार्टीज सीधा सीधा दोनों मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे, या तो ईच पार्टी अपॉइंट्स 1 आर्बिट्रेटर एंड द 2 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर, ये भी चलेगा। या तो अपॉइंटमेंट बाय एनी अनरिलेटेड पर्सन,
और इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीआई का प्रेसिडेंट करेगा, आईसीसी, बीसीसीआई वगैरह कोई भी टाइप का इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कर सकता है, आपके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। नॉर्मली ये 3 वे होते हैं, बट कभी कभार प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो, देयर मे बी टाइम्स व्हेन फर्स्ट केस parties may have not decided upon a procedure for appointment। ऊपर जो हमने 3 केस देखे ना, उसमें से कोई भी डिसाइड नहीं हुआ होगा, तो क्या करने का, तो सेक्शन 11 फॉलो करने का। या तो केस 2 देख लो, parties may have decided a procedure and it requires some further action। मतलब के फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, ये दोनों ने अपने अपने आर्बिट्रेटर सिलेक्ट कर लिए 1-1 एंड ये दोनों मिलके एक और आर्बिट्रेटर 1 सिलेक्ट करने वाले फॉर एग्जांपल, तो टोटल 3 आर्बिट्रेटर होंगे। अब इसमें ऐसा हुआ कि 1 पार्टी आर्बिट्रेटर और इंस्टीट्यूशन फेल्स टू एक्ट एज पर प्रोसीजर। मतलब लेट्स से ए ने एक आर्बिट्रेटर डिसाइड कर लिया बट बी नहीं कर रहा है, या लेट्स से बी ने भी एक आर्बिट्रेटर कर लिया, अब ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके तीसरा नहीं अपॉइंट कर रहे, या मैंने आईसीआई के प्रेसिडेंट को बोला है कि प्लीज मेरे लिए अपॉइंट करके दो और वो मुझे अपॉइंट करके नहीं दे रहे, कोई भी टाइप का फेलियर हुआ तो क्या करना है आपको, वापस सेक्शन 11 फॉलो करना है। सेक्शन 11 में क्या लिखा है, सेक्शन 11 में लिखा है आपको एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है। तो बेसिकली पार्टीज कैन अप्रोच डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज अंडर टाका। कौन है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज? फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यू कैन मेक एप्लीकेशन टू एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इट विल अपॉइंट आर्बिट्रेटर फॉर यू। अदरवाइज मतलब कि अगर डोमेस्टिक केस है तो क्या करने का, मेक एप्लीकेशन टू एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट एंड इट विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर फॉर यू। फिर 2 क्वेश्चंस है, 30 डेज वाला रूल जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ऐसा है कि व्हाट इफ ईच पार्टी चोज एन आर्बिट्रेटर एंड दोस 2 आर्बिट्रेटर्स वर सपोज टू अपॉइंट द थर्ड वन एंड इफ दे फेल टू अपॉइंट द थर्ड वन विद इन 30 डेज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। मतलब ये जो 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए ना, जो भी दिन पे दोनों साथ में हुए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक आर्बिट्रेटर 1 अप्रैल को हुआ, दूसरा 2 अप्रैल को हुआ, तो 2 अप्रैल हम काउंट करेंगे क्योंकि वो दिन दोनों आर्बिट्रेटर है पिक्चर में। तो वहां से विद इन 30 डेज आपको थर्ड आर्बिट्रेटर लाना है। और अगर आप फेल हो गए या अगर पहले पार्टी ने आर्बिट्रेटर सिलेक्ट कर लिया एंड उसने विद इन उसने एक नोटिस दिया दूसरे पार्टी को और दूसरे पार्टी ने विद इन 30 डेज एक आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट किया, तो अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम रूल अंडर सेक्शन 11। बेसिकली 30 दिन में अगर जिसको भी ये डेजिग्नेट किया था आपने कि हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, कोई एक आर्बिट्रेटर तीसरे को अपॉइंट करने वाला है या कोई एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाला है, व्हाटएवर द केस इज, अगर विद इन 30 डेज नहीं किया तो सेक्शन 11 में फॉलो करना है आपको, गो टू द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर एक क्वेश्चन है, व्हेन पार्टीज म्यूचुअली अग्री टू अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर, तो 1 पार्टी सेंड्स अ लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड आर्बिट्रेटर्स एंड द अदर पार्टी हैज टू एक्सेप्ट 1 और वाइस वर्सा। मतलब मैं तुमको 4 नाम भेजूंगा, तुम उसमें से एक एक्सेप्ट करो तो हम वो आर्बिट्रेटर सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इफ देयर इज नो एक्सेप्टेंस बाय बोथ द पार्टीज, कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है तो क्या करने का, अगेन यू कैन गो एंड फॉलो सेक्शन 11। फिर एक केस लॉ है एसबीपीएन कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 11 कैनॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब कि ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास आप जाते हो ना कि प्लीज हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो, ये जो अपॉइंटमेंट है उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। बट अगर वो आर्बिट्रेटर ऐसा निकला कि लेट्स से इंडिपेंडेंट नहीं निकला या थोड़ा सा पार्शियल वगैरह था किसी पार्टी के साथ, तो आप अपील कर सकते हो, तो आप चैलेंज कर सकते हो, दैट इज ओके। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो हो जाएगा वो इट कैन बी चैलेंज्ड अगेंस्ट। तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, जैसे मेनली बायस्ड नहीं होना है वगैरह वगैरह, तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो पहला है रिक्वायरमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, कोई भी देश का चलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इंडिया का ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, a contractual relation is established between the parties and the arbitrator, तो इसके लिए वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा रूल्स फुलफिल करना है। फिर लैक ऑफ बायस, तो बेसिकली वो न्यूट्रल, इम्पार्शियल,
इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। फिर हमने थोड़े केसेस देखे थे कि जहां पर ये जो डाउट आने वाला है, बायस होने का डाउट आने वाला है, तो अगर आर्बिट्रेटर एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, एडवाइजर, लॉयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कोई पार्टी का, या बिजनेस रिलेशनशिप रखता है या रखता था, या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है कोई पार्टी में, या आउटकम ऑफ द आर्बिट्रेशन में, जैसे एग्जांपल दिया था, अगर एक पार्टी जीता तो आर्बिट्रेटर को उधर जॉब मिलेगा। फिर क्लोज फैमिली मेंबर का कोई सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है पार्टी में, या कोई पार्टी का वो अफिलिएट है तो, एंड आर्बिट्रेटर हैज प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द केस, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का केस में देखा था, अपने ही आर्किटेक्ट या अपने ही चीफ इंजीनियर को अगर ये आर्बिट्रेटर बना देते हैं तो शायद डाउट आ सकता है बायस होने का। फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो चार एग्जांपल थे। पहला था कि सीए बबलू पाटिल जो था वो एसबीआई के लिए काम करता था पास्ट में, और अब एसबीआई के मैटर में वो आर्बिट्रेटर है, तो आंसर है कि हाँ वो बायस माना जा सकता है। फिर एक और, सीए बबलू विल गिव एक्स्ट्रा टाइम टू एसबीआई फॉर सबमिटिंग द फैक्ट्स बट नॉट टू माल्या, एक पार्टी को देता है टाइम, एक पार्टी को नहीं देता है, अगेन बायस होने का डाउट पैदा हो सकता है। बट थर्ड एंड फोर्थ उल्टा था। थर्ड में ऐसा है कि सीए बबली बच्चन यूज्ड टू वर्क फॉर महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ऑफिस and now she is an arbitrator in a case where Maharashtra state government is one party। तो अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अगर एक पार्टी टू आर्बिट्रेशन है, तो उसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप बायस्ड हो गए, बिकॉज गवर्नमेंट एक बहुत ही वास्ट टर्म होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बहुत ही वास्ट टर्म होता है, बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट में जिधर तुम काम कर सकते हो। तो मेयरली बेस्ड ऑन दैट यू कैन नॉट से कि ये बायस्ड है। आर्बिट्रेटर इज नॉट बायस्ड मेयरली ऑन दोज फैक्ट्स। एक और था मिस्टर ए ऑफ मुंबई एंड मिस्टर एल ऑफ लंदन, एंड आर्बिट्रेटर भी लंदन का है, तो क्या इसको आप बायस मानोगे? अगेन द आंसर इज नो। अगर एक नेशनैलिटी से एक पार्टी और आर्बिट्रेटर बिलोंग करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो होगा वो बायस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसा है रूल कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रीवियस रिलेशन है या कोई भी टाइप का बायस हो सकता है, तो भी आप ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हो, वो ये पॉइंट में लिखा है। देखो, हाउएवर इवन दो देयर माइट बी प्रीवियस कनेक्शन बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड अ पार्टी, it does not prevent the parties from appointing him as an arbitrator. Parties have the full autonomy to waive off the objectionable grounds and appoint that person। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि अगर ये पार्टी बायस भी हो सकता है ना, अगर वो आपको डिस्क्लोज कर रहा है कि देखो हाँ मैं एक्स एम्प्लॉय था, अगर दोनों पार्टीज ने मान लिया, इवन दो उसको पता है कि इसका कोई रिलेशन था, अगर दोनों पार्टी ने मान लिया तो इट इज ओके, यू कैन अपॉइंट। हाउएवर वंस अपॉइंटेड a party can't challenge later on that same ground। मतलब कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये तो इम्पार्शियल निकला, वो आपको पहले से ही पता था ना, तो आप अभी चैलेंज नहीं कर पाओगे, बट इट कैन चैलेंज ऑन सम अदर ग्राउंड। और कोई ग्राउंड होगा तो वो चैलेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल लिया था, अगर वो एक्स एम्प्लॉय था, अगर आपको पता है कि वो एक्स एम्प्लॉय है, तो आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये एक्स एम्प्लॉय है इसके लिए ये इम्पार्शियल था। बट आपको बाद में पता चला कि ये जो एक्स एम्प्लॉय है उसकी वाइफ है ना, वो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट होल्ड करती है एक पार्टी में, अगर ऐसा आपको पता चला तो यस, नाउ यू कैन चैलेंज। नेक्स्ट, सेक्शन 12, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। So when a person is approached in connection with his possible appointment as arbitrator, he shall disclose in writing about the following circumstances। मतलब ये आर्बिट्रेटर का ड्यूटी बनता है उसको डिस्क्लोज करना। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? तो सर्कमस्टेंसेस सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप विद द पार्टी और एनी इंटरेस्ट इन पार्टी, whether financial, professional, etc., directly हो या indirectly हो, giving rise to doubts as to his independence or impartiality। कोई भी टाइप का अगर आपको लगता है जिससे डाउट पैदा हो सकता है, उसको आप पहले क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना। एंड ऐसे सर्कमस्टेंसेस विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट टाइम, मतलब कि वो टाइम नहीं दे पाए, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकता है, तो वो भी डिस्क्लोज कर दो। एंड ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आर्बिट्रेशन जो है वो विद इन 12 मंथ्स खत्म करना है। तो अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे आप टाइम नहीं दे पाओगे, जिससे आपका अबिलिटी टू कंप्लीट आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, अगर वो अबिलिटी को अफेक्ट होता है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। In absence of the above disclosures, a party can challenge the award passed by such arbitrator। तो ये भी केस में वो चैलेंज कर सकता है। नेक्स्ट,
ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो आर्बिट्रेटर्स के ऊपर थोड़ी ड्यूटीज और लायबिलिटीज दी गई है। जैसे पहला है कंडक्ट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विदाउट डिले, वरना पार्टी को कॉस्टली पड़ेगा। रिमेन इम्पार्शियल एट ऑल टाइम्स एंड ट्रीट ऑल द पार्टीज इक्वली। कीप ऑल द मैटर्स कॉन्फिडेंशियल। अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी, एक पार्टी के साथ बात मत करो, दोनों के साथ मिलके बात करो। Ensure all documents and communication received from one party is communicated to the other party. फिर ensure the award complies with all the legal requirements, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। Ensure that he or she has complied with all the legal requirements, मतलब जितना भी legal requirements है, for example section 12 में उसको disclose करना पड़ता है, बहुत सारा circumstances वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। Legally it should be very much complied with. Deliberation करके एक point है, arbitrator है ये, must discuss all the issues before issuing an award, सारे के सारे issues उसको discuss करने हैं, and he must render the award through majority। अगर let's say दो जन नहीं but 3 से शुरू होता है, 3 4 5 6 अगर होंगे आर्बिट्रेटर, तो मेजोरिटी से उनको पास करना होगा by mentioning the reasons for passing such award। तो reasons लिखना होता है, ये हम आर्बिट्रल अवार्ड के कॉन्सेप्ट में भी वापस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, टर्मिनेशन, रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। कौन से केस में ये टर्मिनेट, रिमूव या सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे? पहला है व्हेन द आर्बिट्रेटर लीव्स वॉलंटरीली, खुद से अगर वो निकल जाता है तो, या व्हेन पार्टीज अग्री दैट द आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव, पार्टीज ही इनको अपॉइंट करती है, पार्टीज इसको रिमूव भी कर सकती है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसमें 2 केस है। तो व्हेन आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल वो इल, बिजी, या लेट्स से वो मर गया, फॉर एग्जांपल उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया ये केस में वगैरह वगैरह, या लॉ नो लॉन्गर परमिट्स हिम टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर, मतलब ऐसा कोई लॉ आ गया जिसमें अब ये आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी रूल आ गया तो वो हो सकता है। एंड व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स, ये जो प्रोसेस एंड हो गया तो आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो जाता है। जैसे फाइनल अवार्ड अगर बन गया तो आर्बिट्रेटर का अब अग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। और फाइनल अवार्ड वाजंट मेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में नहीं बना पाए तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। और द पार्टीज डिसाइड that they don't want to continue with arbitration, पार्टीज बोलते हैं कि अब हम शायद कंसिलिएशन में जाएंगे या हम कोर्ट में वगैरह जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इन दीज केसेस आर्बिट्रेटर अब क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसका अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर है कोर्ट डिसाइड्स दैट आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव, कोर्ट ऐसा कुछ तो भी डिसीजन पास करती है कि ये जो आर्बिट्रेटर है उसको अब निकाल देंगे, एंड देन इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द पार्टीज। अच्छा, कोर्ट ये कैसे निकालती है? तो पार्टीज जो है ना वो अप्रोच करती है कोर्ट को। अब ये पार्टीज को एक प्रोसीजर लिख के दिया है एक्ट में, कैसे आपको चैलेंज करना है। तो अगर आपको लगता है ना कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर बायस्ड है, तो पहले यू हैव टू रेज द चैलेंज बिफोर दैट आर्बिट्रेटर इटसेल्फ, देन फर्दर चैलेंज एट हाई कोर्ट अगर इंटरनेशनल मैटर रहेगा तो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डोमेस्टिक मैटर है तो, एंड ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आ गया हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आर्बिट्रेटर को निकाल दिया या वो टर्मिनेट वगैरह हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है? तो सिंपल है, आगे क्या करना है, इट शैल बी रिप्लेस, आर्बिट्रेटर विल बी रिप्लेस बाय द न्यू आर्बिट्रेटर कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें हमने एग्जांपल देखा था, बहुत ही इजी वाला था, ए, बी और सी है, ये तीनों को एक एक आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करना था। अब बी का आर्बिट्रेटर जो था ना वो इनवैलिड निकला, लेट्स से वो बायस्ड वगैरह था, व्हाटएवर द केसेस। तो ओरिजिनल मेथड क्या बोलता है, हर एक पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर चूज करेगा। तो ये आर्बिट्रेटर निकल गया ना, तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो आर्बिट्रेटर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, बी ही अपॉइंट करेगा। तो ओरिजिनल मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रल अवार्ड। तो अवार्ड क्या है ये तो हमको पता है, इट इज द डिसीजन पास बाय द आर्बिट्रेटर्स। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स, ये नॉर्मली चैलेंज के ऊपर है। हु कैन चैलेंज एन अवार्ड, तो ओनली अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन, मतलब जो पर्सन पार्टी है ही नहीं वो ये अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकता। अथॉरिटी, किधर किधर आप जा सकते हो इसके लिए, तो अवार्ड कैन बी चैलेंज एट डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड देन हाई कोर्ट अगर डोमेस्टिक मैटर रहेगा तो, या हाई कोर्ट में जाने का अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो चैलेंज के लिए। टाइमलाइन क्या है, चैलेंज कैन बी रेज विद इन 3 months फ्रॉम रिसीविंग द अवार्ड, 3 महीने के अंदर करना चैलेंज, एंड 30 days का एक्सटेंशन मिलता है अगर आपका रीजन वगैरह सफिशिएंट होगा तो।
and automatic stay on the enforcement of award is not applicable. Parties need to request a court for any stay. याद करो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, आगे भी ये आएगा, ऐसा कुछ था कंडीशन कि x हैज टू पे 100 रुपीज टू y, तो y क्या करता है, एनफोर्समेंट शुरू कर देता है, एंड x जो है वो क्या करता है, चैलेंजिंग शुरू कर देता है. तो ऐसा बोला अगर x चैलेंज कर रहा है तो x को है ना स्पेसिफिकली कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि ये जो y एनफोर्समेंट कर रहा है ना उसके ऊपर आप स्टे डाल दो. तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं मिलता एनफोर्समेंट पे, आपको जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ही वो क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अवार्ड्स. तो 4 टाइप के अवार्ड है, बहुत इजी. फाइनल अवार्ड, जिसमें ऑल इश्यूज या ऑल डिस्प्यूट्स के ऊपर आपने एक जजमेंट पास किया है. 4 डिस्प्यूट है, ए बी सी डी, तो चारों पे अगर आपने चारों डिस्प्यूट्स पे आपने एडजुडिकेशन कर लिया है तो वो फाइनल अवार्ड हो गया. फिर आता है इंटरिम अवार्ड. इंटरिम अवार्ड मतलब क्या, तो एनी ऑर्डर या एनी अवार्ड रिमेनिंग इन फोर्स टिल द फाइनल अवार्ड, मतलब बीच में पास हुआ है फाइनल के पहले. एंड इसको एक और बोल सकते हैं, एन अवार्ड पास ऑन सम इश्यूज एंड नॉट ऑल, या ए बी सी डी जो है उसमें से सिर्फ ए एंड सी ये 2 पे ही पास हुआ रहेगा तो उसको हम इंटरिम अवार्ड बोलेंगे. फिर एक सेटलमेंट अवार्ड करके होता है, तो अवार्ड पास्ड व्हेन पार्टीज अग्री टू सेटल डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ एडजुडिकेशन. नॉर्मली कंसिलिएशन में ये होता है, सेटलमेंट अग्रीमेंट वगैरह बनती है. तो यहाँ पर अगर पार्टीज ने ऐसा डिसाइड किया कि हम दोनों सेटलमेंट ही कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एक अग्रीमेंट जो है सेटलमेंट अग्रीमेंट टाइप का अग्रीमेंट होगा, वो क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर को दे देंगे, एंड आर्बिट्रेटर उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा अवार्ड में, जिसको हम सेटलमेंट अवार्ड बोलेंगे. एंड एडिशनल अवार्ड है, तो एडिशनल अवार्ड इज पास्ड लेटर if the final award missed out some disputes or claims. मतलब ये A, B and C पे ही उसने फाइनल अवार्ड बता के दे दिया, ABC का दिया अवार्ड एंड बोलता है कि हाँ ये फाइनल है. फिर पता चला कि ये जो D है ये अभी तक पेंडिंग है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टीज विल हैव टू रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज. जो दिन उसको ये फाइनल अवार्ड मिला ना जिसमें सिर्फ ए बी एंड सी को एडजुडिकेट किया है, वहां से विद इन 30 डेज उनको रिक्वेस्ट करना है, एंड उसके बाद जो डी बचा है उसके ऊपर अवार्ड आ जाएगा, जिसको हम एडिशनल अवार्ड बोलेंगे. फिर एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम. रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अवार्ड, ये अवार्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, तो बेसिकली इट मस्ट बी अ डिसीजन पास बाय मेजॉरिटी, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड एंड डेटेड. बट साइन रहेगा तो सिर्फ मेजॉरिटी आर्बिट्रेटर्स का आपको साइन लगेगा, and you have to mention the reasons as to why the sign of an arbitrator is missing. तो मेजॉरिटी वाले साइन करेंगे, माइनॉरिटी वाले साइन नहीं करेंगे, और उसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये लोग डिफर कर रहे हैं ओपिनियन में. एंड नेक्स्ट है, इट मस्ट बी रीजन. बट एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टीज अग्री करती है कि रीजंस देना जरूरी नहीं है ये अवार्ड के लिए, देन इट इज ओके. इट मस्ट नॉट बी वेग. वेग का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लियर होना, क्लियर नहीं होगा उसको हम वेग बोलते हैं. तो आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी clear. It must clearly note the duty and liability of the party. It must quantify the amounts properly, etc., etc. It should not sound like a recommendation. It should be like an order. Example है नीचे next page पे करेंगे. फिर है, it should be capable of being performed and enforced. मतलब illegal या impossible चीज करने मत बोलो, जो भी अवार्ड में लिखा है वो proper possible होना चाहिए and legal होना चाहिए. It should not be against the public policy. पब्लिक पॉलिसी हम आगे पढ़ने वाले. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी का जस्टिस का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वगैरह वगैरह. नेक्स्ट है, अवार्ड शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज एज सून एज इट इज साइन. जैसे साइन हो गया उसको डिलीवर कर दो. नेक्स्ट फिर ऐसा लिखा है, ऑल द अबव कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से थोड़े कंडीशंस नहीं किए तो चलेगा, सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होने ही चाहिए. फिर एक एग्जांपल है, आर्बिट्रेटर डिसाइड्स दैट अ पार्टी ए मस्ट पे सम कॉम्पेंसेशन टू पार्टी बी. ठीक है, अगर उसने ये लाइंस यूज की, जैसे पहला लाइन है ए मस्ट पे एंड कॉम्पेंसेट बी, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया ना तो वो वेग हो जाएगा डिसीजन, एंड अवार्ड जो है वो इनवैलिड हो गया. अगर ऐसा लिखा, ए मस्ट पे 2 लाख टू बी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, तो अगेन ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, अभी भी ये वेग है और ये अवार्ड इनवैलिड हो जाएगा. बट लास्टली अगर ऐसा लिखता है, ए मस्ट पे 2 lakhs टू बी विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड वाया आरटीजीएस, डीडी, एनईएफटी वगैरह,
फेलिंग which an interest of 20% per annum will be charged। सारा डिटेल यहाँ पर लिख के दिया है, इसको हम क्लियर डिसीजन बोलते हैं एंड वैलिड अवार्ड बोलते हैं। तो ऐसे आपको अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपको ये गेस करना पड़ेगा कि क्या इसमें सारे के सारे पॉसिबिलिटीज लिखे हैं कि नहीं। जैसे ये केस में लिखा है कैसे पेमेंट करना है, फेल हुआ तो क्या, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, चैलेंजिंग एन अवार्ड। तो चैलेंज कैसे कर सकते हो, तो 3 सेक्शंस है, सेक्शन 13, 16 एंड 34। पहले सेक्शन 13, सेक्शन 13 में लिखा है चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आपको लगता है कि कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बायस्ड है तो आपको चैलेंज करना है, और ये पहले भी हमने पढ़ा है, इट विल बी चैलेंज फर्स्ट बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो किधर जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर डोमेस्टिक है तो मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, अगर और आगे अपील करना है तो हाई कोर्ट जाएंगे, या तो इंटरनेशनल है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपने को पहुंचना है। सेक्शन 16 बोलता है ओवरस्टेपिंग ऑफ जुरिसडिक्शन हुआ अगर, मतलब कि जो डिस्प्यूट्स पे उसका राइट है एडजुडिकेट करने का, अगर वो डिस्प्यूट्स के अलावा कोई और डिस्प्यूट को लेता है, उसका जुरिसडिक्शन को ओवरस्टेप करता है, तो अगेन यू कैन चैलेंज इट। तो चैलेंज फर्स्ट बिफोर द ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। अगर वो अग्री नहीं करता है तो आपको आगे बढ़ना है एंड देन यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर चैलेंजिंग इट फॉर रिव्यू। तो नीचे यहाँ पर लिखा है इट कैन बी चैलेंज फॉर रिव्यू। रिव्यू कहां पर होता है, कोर्ट में। फिर सेक्शन 34 है जिसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स लिखे हैं फॉर रिव्यूइंग। 7 ग्राउंड्स है, इसमें से 5 ग्राउंड्स जो है जिसपे पार्टीज ये कर सकती है, चैलेंज कर सकती है, एंड जो 2 ग्राउंड्स है उस पे कोर्ट जो है वो अपना खुद से सुओ मोटो रिव्यू कर सकता है। पहला, पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, जैसे माइनर अनसाउंड माइंड। इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ होगा। अ पार्टी इज नॉट गिवन नोटिस ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट, मतलब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को उसके आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का नोटिस नहीं दिया, या नोटिस नहीं दिया होगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग्स का। अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट्स नॉट सबमिटेड फॉर आर्बिट्रेशन। एंड फिफ्थ, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर और ट्रिब्यूनल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इट कैन बी चैलेंज्ड। ये थे 5 जिसपे पार्टीज जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद 2 ग्राउंड जो है जिसपे कोर्ट जो है वो ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो कर सकता है। तो 6th वाला पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, मतलब कि देयर इज नो आर्बिट्रेबिलिटी, फॉर एग्जांपल क्राइम, मैट्रिमोनियल, टेस्टिमेंटरी वगैरह वगैरह। तो जो कोर्ट के लिए रिजर्व्ड है, अगर वो अपने आर्बिट्रेट करना शुरू किया और कोर्ट को पता चल गया तो वो अपने आप से क्या करेगा, इट विल लुक एट इट ऑन इट्स ओन मोशन फॉर रिव्यू। एंड एक और अवार्ड इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, अवार्ड इज नॉट फेयर, इट इज नॉट रीजनेबल, इट इज बेस्ड ऑन इरैशनल डिसीजन, या इमोरल या अनजस्ट हुआ है, या हेस्टी प्रोसीजर, मतलब के फास्ट एंड क्विक, घाई घाई में अगर कुछ डिसाइड हुआ रहेगा तो। फिर लिखा है द अबव चैलेंजेस शैल बी इन अ वे ऑफ रिव्यू एट द कोर्ट। फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा था अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, review is not a statutory right but it can be requested only on some specific grounds, जैसे कि 7 ग्राउंड यहाँ पर लिखे हैं वो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है ये चैलेंज का, तो 4 कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। पहला है कि जो कोर्ट है वो सेट असाइड कर देगा, कैंसिल कर देगा ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर उसने कैंसिल किया तो उसका नो लीगल सैंक्टिटी या नो वैल्यू, मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर सेट असाइड या कैंसिल कर दिया, नाउ इट विल हैव नो लीगल सैंक्टिटी, मतलब कि नो वैल्यू। नाउ आर्बिट्रेशन वापस आपको करना पड़ेगा, या उसको कंफर्म कर सकता है जो ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया रहेगा, आर्बिट्रेटर ने ये अवार्ड पास किया रहेगा, उसको आप कंफर्म कर दोगे, मतलब कि कोर्ट विल अपहोल्ड द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन। या तो वो मॉडिफाई कर सकता है, थर्ड पॉइंट में कोई भी एक पार्ट जो अवार्ड रहेगा उसमें लेट्स से 4-5 पैरा होंगे, 1-2 पैरा मॉडिफाई कर सकता है, या रेमिट बैक टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर रेक्टिफाइंग एनी डिफेक्ट, कोई भी टाइप का डिफेक्ट वगैरह हुआ रहेगा उसको रेक्टिफाई कर दो, अगर नहीं किया तो इट विल लीड टू सेटिंग असाइड ऑफ दैट अवार्ड। तो ये 4 चीज कर सकता है कोर्ट। फिर एनफोर्स कैसे करना है, तो एन अवार्ड कैन बी एनफोर्स अंडर COCP, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से एनफोर्स कर सकते हो, एज इफ इट वर अ कोर्ट ऑर्डर और डिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन विदाउट वेटिंग फॉर चैलेंज प्रोसीडिंग्स टू कंक्लूड, मतलब चैलेंज प्रोसीडिंग अगर चल रहा है ना कोर्ट में, वो कंक्लूड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम एनफोर्स तो कर लेंगे। बट अगर कोई पार्टी को रिलीफ चाहिए,
तो क्या करेगा, जब भी उसने चैलेंज किया रहेगा ना ये अवार्ड को, तभी वो एक सेपरेट एप्लीकेशन टू स्टे द एनफोर्समेंट, ऐसा एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट के पास। तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगने वाला ये एनफोर्समेंट पे, ये पार्टी अगर अप्लाई करता है तो ही वो क्या हो जाएगा, स्टे लग जाएगा एनफोर्समेंट पे। फिर हमने कंसिलिएशन पढ़ा। कंसिलिएशन का बेसिकली मीनिंग है, conciliation is an ADR method. It is a process of getting the parties to come to an agreement about a dispute. एक अग्रीमेंट पे आना है। आर्बिट्रेशन वाज adversarial, मतलब एक पार्टी जीता था और एक पार्टी हारता था। This tends to destroy relations. तो conciliation ऐसा नहीं है, it aims to bring parties to an agreement and it is a win-win situation. Characteristics क्या क्या है conciliation का? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला वो वॉलेंट्री है, मतलब नो पार्टी कैन बी फोर्स्ड टू कंसीलिएट और अटेंड द प्रोसीडिंग्स। अगर आपने किसी को फोर्स किया, इफ वन पार्टी वाज फोर्स्ड, देन द आउटकम ऑफ कंसीलिएशन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टी। ये केस लॉ में बोला गया था, अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस शेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब एक पार्टी को अगर फोर्स किया गया था, भले वो अटेंड किया फोर्सफुली, जो आउटकम होगा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन एडवर्सरियल है, मतलब कि विन विन सिचुएशन है, ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट है असिस्टेड प्रोसीजर। असिस्टेड प्रोसीजर में ऐसा लिखा है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स शैल बी एट द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द कंसीलिएटर शैल हेल्प द पार्टीज टू रीच सेटलमेंट। कंसीलिएटर का काम है कि पार्टीज को सेटलमेंट तक पहुंचाने का। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट नेक्स्ट है, तो जो भी आउटकम या सेटलमेंट अग्रीमेंट वगैरह होगा दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो कंसीलिएटर एंड द पार्टीज कांट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन टू पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कंसीलिएशन, मतलब बाहर वालों को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी कैन बी डिस्क्लोज टू अदर पार्टी, बट एक एक्सेप्शन है, अगर एक पार्टी बोलता है, रिक्वेस्ट किया है दैट इन्फो शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, तो अगर एक पार्टी बोलता है कि प्लीज इसको शेयर मत करो, तो आप शेयर नहीं करोगे, अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन ऑफ शेयरिंग। फिर आता है कंसिलिएशन इन इंडिया। तो इंडिया में कंसिलिएशन कैसे होता है, तो इट विल बी गवर्न बाय टाका एंड सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फिर लिखा है एनी डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप कैन बी सबमिटेड टू कंसिलिएशन। मतलब कोई भी टाइप का डिस्प्यूट जो लीगल रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट से आता है उसको आप कर सकते हो, एक्सेप्ट जो कोई भी लॉ प्रोहिबिट करता है वो। सेक्शन 63 बहुत इंपॉर्टेंट नया पॉइंट बोलता है, नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स 1 से लेके 3 हो सकते हैं, मतलब 1, 2 या 3। 64 सेक्शन 64 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, तो सेम एज आर्बिट्रेशन, कंसिलिएटर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द पार्टीज or they may request any person or institution to recommend a conciliator who shall be impartial and independent. सेक्शन 65 प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएशन के ऊपर बात करता है, तो पार्टीज जो है, पार्टीज विल सबमिट स्टेटमेंट्स इन राइटिंग और डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा टू द कंसिलिएटर एंड द कंसिलिएटर विल सेंड कॉपीज ऑफ वन पार्टीज डॉक्यूमेंट्स टू द अदर। he will encourage parties to engage in discussions and to arrive at settlement। मतलब इतना सारा उसको काम करना है, कॉपीज इधर से उधर करो, उनको डिस्कशन करने बोलो एंड सेटलमेंट पे पहुंचा दो। फिर सेक्शन 77 है जिसमें लिखा है कि आप कंसिलिएशन के साथ साथ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली रूल ऐसा है, व्हेन कंसिलिएशन इज ऑनगोइंग द पार्टीज कैनॉट स्टार्ट आर्बिट्रेशन और अप्रोच द कोर्ट रिगार्डिंग द सेम डिस्प्यूट। मतलब एक डिस्प्यूट के लिए आप कंसिलिएशन शुरू कर दिया है तो अब वही डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन या कोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। बट एक एक्सेप्शन है, व्हेन इट कंसर्न्स प्रिजर्विंग इट्स राइट a party can approach the court or start arbitration। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने देखा था फ्लावर सेलर का, तो अगर लेट्स से ये ABC है, वो PQR को 10 रुपए में फ्लावर बेचता है, PQR ने आगे है ना 11 का एक सेलिंग प्राइस लॉक कर दिया अपने क्लाइंट्स को, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसने ऑर्डर ले लिए और वो 11 रुपीज में बेचेगा। फिर पता चला कि ABC का नया एक सक्सेसर आ गया है जिसने ये बिजनेस ही बाय कर लिया ABC से, जिसका नाम है DEF ने 10 के बदले सेलिंग प्राइस 12 कर दिया, तो अब PQR को क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो ये कंसिलिएशन कर सकते हैं दोनों, PQR एंड DEF। अच्छा, कंसिलिएशन में DEF नहीं मानता है कि मैं 12 से कम नहीं करूंगा,
तो क्या करने का, तो पीक्यूआर विल ट्राई एंड गो टू द कोर्ट रिलीफ मांगने के लिए कि भाई देखो मेरे को लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह। अगर कोर्ट मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसका नुकसान हो जाएगा, जो भी यहाँ पर 1 रुपी पर फ्लावर का नुकसान हो जाएगा। फिर सेटलमेंट अग्रीमेंट करके कुछ होता है जो आउटकम माना जाता है, जैसे आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रल अवार्ड, वैसे ही कंसिलिएशन का सेटलमेंट अवार्ड। तो सेटलमेंट अवार्ड में ऐसा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन सजेशंस मेड बाय द कंसिलिएटर और द पार्टीज या कंसिलिएटर दोनों भी सजेशन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये सेटलमेंट बेस्ड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट शुड बी रिटन डाउन एज एन अग्रीमेंट, मतलब प्रॉपर्ली इसको एक अग्रीमेंट टाइप बनाना है। इट विल बी कॉल्ड एज सेटलमेंट अग्रीमेंट या तो मेमोरेंडम ऑफ कंसिलिएशन, कुछ भी बोल सकते हो इसको। इट विल बी मेड बाय द कंसिलिएटर और द पार्टी। यहाँ पर ऑप्शन है कंसिलिएटर या तो पार्टी ये सोल्यूशन बनाएगी, ये सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाएगी, बट इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंसिलिएटर, एंड इट इज कंपल्सरी। कंसिलिएटर ने अगर ऑथेंटिकेट नहीं किया तो ये इनवैलिड माना जाएगा, इसको चैलेंज कर सकता है कोई कोर्ट में। ये कहां पर डिसाइड हुआ था, मैसूर सीमेंट्स वर्सेस स्वेदला बारमाक लिमिटेड में। फिर एनफोर्समेंट है तो इट इज सेम लाइक आर्बिट्रल अवार्ड, इट कैन बी चैलेंज एट अ कोर्ट, बट एक चीज बहुत ही अलग है उससे, वो ये है दैट इट कैन बी एनफोर्स्ड आफ्टर द टाइम टू चैलेंज हैज एक्सपायर्ड और द चैलेंज वाज अनसक्सेसफुल। देखो आर्बिट्रल अवार्ड में क्या लिखा था, अगर वो चैलेंज कर रहा है ना, फिर भी एनफोर्समेंट के लिए आप कर सकते हो शुरू प्रोसीडिंग्स, मतलब चैलेंज का कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर लिखा है कि पहले चैलेंज का टाइम लिमिट जाने दो, जैसे 3 मंथ्स प्लस 30 डेज का टाइम होता है, वो जाने दो, उसके बाद अब क्या करना, इसको एनफोर्समेंट करवाने आना। या तो अगर किसी ने चैलेंज कर दिया विद इन दैट टाइम लिमिट, तो लेट दैट चैलेंज टर्न अनसक्सेसफुल, उसके बाद ही आप क्या करोगे, एनफोर्समेंट शुरू करोगे। तो आर्बिट्रेशन से थोड़ा अलग हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ कंसिलिएटर कांट एक्ट एज आर्बिट्रेटर और representative of any party in any arbitral or judicial proceeding in respect of a dispute that was a subject of conciliation proceeding. For example, 3 dispute है A, B और C, ठीक है। ये A जो था it was a matter which was decided using conciliation। तो ये कंसिलिएशन में A डिस्प्यूट डिसाइड हुआ है एंड इसका कंसिलिएटर जो है वो ऐसा सोच रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है ये वाला, उसको आगे चैलेंज किया गया है कोर्ट में। क्या मैं एक पार्टी के बिहाफ पे, मैं लॉयर हूं अगर, फॉर एग्जांपल कंसिलिएटर लॉयर भी हो सकता है, तो अगर ये डिस्प्यूट कंसिलिएशन हो चुका है, इसमें ये डिस्प्यूट को आगे चैलेंज किया किसी ने कोर्ट में, क्या मैं यही डिस्प्यूट के लिए वो कोर्ट में किसी पार्टी का लॉयर बन के जा सकता हूं? तो द आंसर इज नो। आप वही डिस्प्यूट जो कंसिलिएशन में था, आप वही डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते और रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। बट हाँ, दूसरा डिस्प्यूट है जो कंसिलिएशन में नहीं आया था, यस यू कैन बी एन आर्बिट्रेटर फॉर दैट। फिर लिखा है एनी एविडेंस, व्यूज, सजेशंस, एडमिशंस, प्रपोजल्स मेड बाय द पार्टीज cannot be used as evidence in any arbitral or judicial proceedings। मतलब कंसिलिएशन के दौरान आपको जो भी एविडेंस, व्यू, सजेशंस कुछ भी मिला रहेगा, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे कोई भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में, irrespective of whether the dispute was a subject to any proceeding or not। मतलब बेसिकली कोई भी टाइप का डिस्प्यूट हो, भले वो आपके लेट्स से ए, बी एंड सी वापस कंसिडर करते हैं। अब ये ए, बी एंड सी जो है, इसमें आपको कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, बट बाहर का मतलब आउटसाइड ऑफ ए, बी एंड सी आपको एक पता चला कि ये पर्सन का अफेयर चल रहा है, एक आपने एग्जांपल लिया था। तो ए, बी एंड सी को जाने दो, भले वो डिस्प्यूट कंसिलिएशन में था भी नहीं, अफेयर हो रहा है या व्हाटएवर, अगर वो भी इन्फो आपको मिला, still you cannot it cannot be used as evidence in any other proceeding। तो जो कंसिलिएशन में हो रहा है वो कंसिलिएशन में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जानी चाहिए बात। बेसिकली confidentiality can't be breached if a matter was conciliated and now it is being arbitrated, the arbitrator has to start afresh। He can't treat any info or views from the conciliator as an evidence। तो अगर conciliator ने कुछ कर दिया है मैटर डिसाइड, तो उसको चुपचाप बैठना है। आर्बिट्रेटर जो है वो खुद से पूरा का पूरा डिगिंग, शुरू से वो पूरा का पूरा डिगिंग करने वाला है। फिर मीडिएशन का कॉन्सेप्ट था, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
तो conciliation and mediation have a fundamentally the same philosophy and similar processes, but there are subtle differences. तो क्या क्या differences है? तो पहला है कि the aim is to settle disputes by a win-win agreement in conciliation. यहाँ पर aim क्या है? To guide the parties to reach towards a solution. मतलब यहाँ पर settle करना है, यहाँ पर सिर्फ guide करना है. Conciliator plays a proactive role, मतलब कि facilitator, evaluator and intervener. But यहाँ पर mediator जो है थोड़ा lazy है, only facilitative role, just like he is guiding the parties. वो कुछ evaluate नहीं करेगा, कुछ intervene वगैरह नहीं करेगा. Next है parties as well as the conciliator can come up with the solutions. मतलब दोनों के पास option है, कोई भी solution दे सकता है. यहाँ पर ओनली द पार्टीज कैन कम अप विद द सोल्यूशन. मीडिएटर का काम क्या है? खाली गाइड करना, सोल्यूशन खुद पार्टी लाएगी. फिर कंसिलिएशन इज गवर्न्ड बाय टाका एज वेल एज सेक्शन 89 ऑफ सीओसीपी. मीडिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 89 ऑफ सीओसीपी. फिर कंसिलिएशन इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कंपल्सरी है यहाँ पर, और एल्स द प्रोसेस इज इनवैलिड. मीडिएशन इज गवर्न्ड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब नॉर्मली इसमें ना कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रस्ट पे बेस्ड होता है. अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकता है. आउटकम इज नोन एज सेटलमेंट अग्रीमेंट. जैसे आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रल अवार्ड होता है, वैसे ही इसका सेटलमेंट अग्रीमेंट होता है. एंड यहाँ पर आउटकम जो होगा इट विल बी एन अग्रीमेंट, मतलब कि जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, फॉर्मल एक अग्रीमेंट बना रहेगा, उसको कोई नाम नहीं दिया है बस. अच्छा, अगर ये ब्रीच किया सेटलमेंट अग्रीमेंट, so it can be enforced just like an arbitral award as per TACA. एंड यहाँ पर अगर ब्रीच किया आपने कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट या आउटकम जो भी था आपका, तो यू मस्ट फॉलो द यूजुअल प्रोसेस फॉलोड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी होता था, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, नॉर्मली यू कैन सू दैट पार्टी एट अ कोर्ट वगैरह, तो वो सब आपको यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा. फिर एक केस लॉ, सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. तो ऐसा लिखा है उसमें, कंसिलिएशन इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन एंड कंसिलिएटर प्लेज अ ग्रेटर एंड मोर इन्वॉल्व्ड रोल देन अ मीडिएटर. ये केस लॉ में डिसाइड हुआ था. बेसिकली अगर आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि कंसिलिएशन एंड मीडिएशन को कंपेयर करो एंड ये बताओ कि कौन सा वाला कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा वाइड है, देन यू नीड टू मेंशन दिस केस लॉ एंड दीज टू पॉइंट्स. ओके, ये था टाका 1996.